सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से संबंधित जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। फिर उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे थे अपन। अभी काफ़ी प्रॉब्लम बची हैं तो प्रॉब्लम और आगे वाली प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए ताश की एक गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकालता है, पहले पत्ते को वापस रखते हुए, और बी 2 पासे एक साथ फेंकता है। तो ए द्वारा निकाले गए दोनों पत्तों के समान सूट के होने की और बी द्वारा अंकों को योग 6 आने की प्रायिकता होगी। अगेन, ए ड्रॉज 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 1 by 1 with replacement and B throw 2 dice simultaneously, then probability that both cards of same suit and sum of digits on 2 dice thrown by B is 6 is, यानी कि 2 घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, 2 एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो कौन सा है, कोई पर्सन है ए के द्वारा ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, एक एक करके निकाले जा रहे हैं। पहला पत्ता निकाला, वो देख लिया, फिर उसको गड्डी में मिलाया, गड्डी को अच्छी तरह फिर दोबारा से फेंट दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, तो दोनों पत्ते समान सूट की आने की घटना है, वो तो ए है। ए दोनों पत्ते समान सूट यानी कि समान समूह के होने की घटना, ये समान सूट के होने की घटना वो तो ए है। और बी क्या है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 6 आने की घटना। ये 2 घटनाएं दे रखी हैं। निश्चित रूप से दोनों इंडिपेंडेंट है। ए ताश की गड्डी में से पत्ता निकालता है, कौन सा पत्ता निकलेगा, उसका पासे पर कौन सा अंक आएगा, उससे कोई संबंध नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों घटनाएं आपको अलग अलग लेनी है। तो देखें, सूट कौन कौन से होते हैं। दोनों पत्ते पान के हो सकते हैं, दोनों पत्ते ईंट के हो सकते हैं, डायमंड हो सकते हैं, दोनों पत्ते चिड़ी के हो सकते हैं, क्लब, और दोनों पत्ते हुक्म के हो सकते हैं, स्पेड हो सकते हैं। ये आपके पास वो है 4 सूट हैं। अब पहला पत्ता पान का पत्ता निकाला, तो पहला पत्ता पान का पत्ता निकले और दोबारा पत्ता फिर वो पान का पत्ता निकले, उसकी प्रायिकता क्या है। पहले पत्ते में कौन सा पत्ता आ रहा है, दोबारा कौन सा आएगा, कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट केस है ये भी। तो कुल पान के कितने पत्ते होते हैं, 13, और कुल पत्ते कितने होते हैं, 12, वो 52। तो 52 में से पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, 13/52 हो गई। और पहला पत्ता उसने निकाला, दोबारा रख दिया तो गड्डी में फिर वही 52 पत्ते हो गए, और फिर पान का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52 यानी कि 1/4 इंटू 1/4। तो फाइनली ये हुआ कि पान और पान का पत्ता आने की प्रायिकता, मतलब पहली बार पान का पत्ता आ जाए, दोबारा भी पान का पत्ता आ जाए, उसकी प्रायिकता 1/16 हो गई। और बिल्कुल इसी तरह से पहला पत्ता ईंट का है, दूसरा पत्ता ईंट का है, उसकी भी 1/16 होगी। तो ये अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार प्रायिकता, पहला पत्ता ईंट का, दूसरा पत्ता भी ईंट का पत्ता है, उसकी भी 1/16 हो गई। ईंट का पत्ता और फिर ईंट का पत्ता, ये 1/16। पहला पत्ता चिड़ी का पत्ता, दोबारा चिड़ी का पत्ता, वो भी 1/16। और पहला पत्ता हुक्म का पत्ता है और दोबारा है वो भी हुक्म का पत्ता है, उसकी भी 1/16 हो गई। ये आ गया। तो अपन निकालते हैं PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी एक एक करके 2 पत्ते निकालने पर दोनों के समान समूह के होने की प्रायिकता। दोनों पत्ते समान समूह के होने की, एक तो अपन अलग अलग तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अब ये देखें समान 4 समूह है, 4 समूह में से कौन सा आएगा, कोई भी एक आ सकता है। तो 4 में से कितने प्रकार से चुनेंगे आप, 4C1 तरीके से। सपोज पान का समूह चुन लिया आपने, या पान का पत्ता आ गया,
पहला पान का आएगा फिर पान का आएगा तो वो कितना आ जाएगा 1/16 हो गई। या अपन लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4, तो फाइनली PA बराबर 1/4 आ गया। तो या तो आपने इस तरह से लिख दिया, और इस तरह से नहीं लिखते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। डिटेल में कैसे लिखते हैं वो दोबारा लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पुनः मतलब अपन ये लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आएगा, पहला पत्ता पान और दूसरा पान आ जाए, या पहला पत्ता ईंट और दूसरा भी ईंट आ जाए, या पहला पत्ता चिड़ी और दूसरा भी चिड़ी आ जाए, या पहला पत्ता हुक्म और दूसरा भी हुक्म आ जाए। सारी परस्पर अपवर्जी की स्थितियां हैं, तो सबको जोड़ देंगे आप। क्या जोड़ेंगे, पहला लिख दिया आपने पान का पत्ता और दूसरा भी पान का पत्ता, फिर पहले आपका ईंट का पत्ता और दूसरा भी ईंट का पत्ता, या पहले आपका चिड़ी का पत्ता फिर दोबारा भी चिड़ी का पत्ता, या पहले आपका हुक्म का पत्ता या दोबारा भी फिर हुक्म का पत्ता। तो ये कितना था, ये आपने निकाल रखा है पहले 13/52 इंटू 13/52, सबकी स्थितियां बराबर है। तो ये भी कितना आएगा 13/52, 1/4 भी लिख सकते थे, मैंने 13/52 ही लिख दिया है। ये 13/52 इंटू 13/52 फिर प्लस 13/52 इंटू 13/52, सबको जोड़ दिया 1/16 1/16, तो 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 1/4। पहले आपने एक साथ कैलकुलेट किया, 4 में से एक समूह चुने और फिर उनकी प्रायिकता कर दी, अब ये आ गया। अब अपन कौन सा लेते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या आएगा, यानी कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों को योग 6 आने की, 2 पासों पर योग 6 आने की, या पहले से जानते हैं 2 पासों को फेंकने के कुल तरीके 36 और योग 6 कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से, 5/36। तो यानी कि ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/36। अब जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे, आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको ये पहले से याद है इसलिए डायरेक्ट लिख लिया है। अदरवाइज अगर आप 6 आने की स्थितियां देखना चाहें तो वो मैं दोबारा लिख सकता हूं, योग 6 आने की स्थितियां। मैं तो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन जब आपको ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करना होगा तो ये पहले से याद है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों को योग 6 कितने प्रकार से आता है, 5 प्रकार से आता है। और कौन कौन सी स्थितियां हैं ये देखें, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, देख सकते हैं कितनी आ गई है, 6 स्थितियां, 5 स्थितियां आ गई। तो ये आपको याद करके रखना है। अब वो आपको वो प्रायिकता जो लिखनी थी वो लिख देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, यानी कि PA इंटू PB, दोनों इंडिपेंडेंट केस है। ए ताश की गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकालता है विद रिप्लेसमेंट, तो दोनों पर समान सूट के आने की प्रायिकता वो आपने कैलकुलेट कर ली, पहले कितनी आ गई 1/4। और ये कितना आ गया PB यानी कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों को योग 6 आने की प्रायिकता 5/36, तो कुल कितना हो गया 5/144 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 2 घटनाएं थी, 2 घटनाएं साथ साथ लिख दी तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्लिष्ट हो गया, लेकिन क्लिष्ट नहीं, बिल्कुल आपने आसानी से पढ़ा धीरे धीरे। ए 2 पत्ते निकालता है ताश की गड्डी से और 1/1 निकालता है, दूसरा निकालता है जब पहले को रिप्लेस कर देता है। तो समान सूट के आने की, समान समूह के आने की, 4 समूह थे तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, वो तो 1/4 आ गई। और बी 2 पास से फेंक रहा है, दोनों पासों पर आए अंकों को योग 6 आने की, वो 5/36 आ गई। दोनों इंडिपेंडेंट केस है, मल्टीप्लाई कर दिया 5/144। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत वेस्ट इंडीज तथा ऑस्ट्रेलिया से 2-2 मैच खेलता है। प्रत्येक मैच में भारत को 0, 1 और 2 अंक मिलने की प्रायिकता क्रमशः 0.45, 0.05 और 0.50 है। यह मानकर कि परिणाम स्वतंत्र है, भारत के कम से कम 7 अंक अर्जित करने की प्रायिकता है। दोबारा पढ़ते हैं। इंडिया प्लेस 2 मैचेस
each with West Indies and Australia. In any match, the probabilities of India getting point 0, 1 and 2 are 0.45, 0.05 and 0.50 respectively. Assuming that the outcomes are independent, the probability of India getting at least 7 point is. अब पॉइंट किस किस तरह से मिलेंगे, पॉइंट देखते हैं अपन। ऊपर तो रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट यानी कि परिणाम, और यहां पॉइंट लिख देते हैं यानी कि अंक। तो देखेंगे अगर ये परिणाम जीत जाते हैं, W जीत जाते हैं तो कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। और अगर ड्रॉ हो जाता है तो 1 अंक मिलेगा। और अगर हार जाते हैं, ये नॉट W नहीं, हार जाते हैं तो ये उसको डिफीट की जगह लूज एल कर देता हूं, तो कितना अंक मिलेगा, 0 मिलेगा। इनकी प्रायिकता दे रखी है आपको दोबारा से। अगर वो जीत जाते हैं, जीत, तब 2 अंक मिलेंगे। और अगर ड्रॉ हो जाता है तब उसके पास 1 अंक मिलेगा। और अगर वो लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तब 0 अंक मिलेगा। और आपको ये दे रखा है प्रायिकता जीतने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.50। और ड्रॉ होने की प्रायिकता दे रखी है, जब 1 अंक मिलेगा वो कब मिलेगा, जब 0.05। और लॉस यानी कि लूज करने की, हारने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.45। ये है। अब वो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, 2 वेस्ट इंडीज से खेलता है, तो दोनों से जो मैच खेलेंगे तो कम से कम 7 अंक आए। तो 7 अंक कब आएंगे, वो 4 मैच हो गए, तो 4 मैचों में 7 अंक आने की प्रायिकता 4 मैचों में कम से कम 7 अंक आने की। 4 मैचों में अगर चारों जीत जाएंगे तो 2, 2, 2, 2, 8 अंक आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रायिकता 7 या 8 अंक आने की, 7 या 8 अंक आने की। दोनों परस्पर अपवर्ती केस है, तो दोनों को लिख देते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 अंक आने की प्रायिकता प्लस 8 अंक आने की प्रायिकता। अब 8 अंक कब आएंगे, ये तो निश्चित रूप से चारों जीत जाएंगे तब आएंगे। 7 अंक कब आएंगे, 7 अंक जब आएंगे जब 3 बार जीतते हों और 1 मैच ड्रॉ हो जाए। तो यहां फिर लिख देते हैं अपन 4 में से 1 में ड्रॉ, 1 मैच ड्रॉ और 3 जीत होने की प्रायिकता। और यहां 4 में से चारों जीत, 4 में से 4 जीत होने की। भाई 8 अंक तो तभी आएंगे। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-2 मैच खेलता है। अब या तो वो जीतेगा या ड्रॉ होगा या बराबर होगा। जीतेगा तो 2 अंक मिलेंगे, ड्रॉ होगा तब 1 अंक मिलेंगे और हार जाएगा तब 0 अंक मिलेंगे। जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.50, ड्रॉ होने की दे रखी है 0.05, हारने की दे रखी है 0.45। अब वो कह रहा है कि अगर इनसे 4 मैच खेलता है तो कम से कम 7 अंक आने की प्रायिकता। तो कम से कम 7 अंक आने की यानी कि 7 या 8 अंक आने की प्रायिकता। तो 7 अंक आने की प्रायिकता प्लस 8 अंक आने की प्रायिकता। तो 4 में से 4 मैचों में 7 अंक कब आएंगे, जब 3 मैच जीते और 1 ड्रॉ हो जाए। और इसमें से 8 अंक कब आएंगे, जब 4 में से चारों जीत जाएं। तो यहां लिख देता हूं मैं। अब 4 में से कौन सा ड्रॉ होगा, पहला भी ड्रॉ हो सकता है, दूसरा भी ड्रॉ हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। 7 अंक कब आ रहे हैं, जब 1 मैच ड्रॉ हो रहा है, 1 मैच ड्रॉ हो रहा है और 3 में जीत हो रही है। तो अपन 4 में से ड्रॉ कौन सा वाला मैच होगा, पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, 4 केस आएंगे। तो 4 में से 1 चुना आपने 4C1 तरीके से। 1 बार ड्रॉ होने की प्रायिकता गुणा होगा और 3 बार जीतने की प्रायिकता गुणा होगा। इंडिपेंडेंट केस है, पहला मैच जीत गए या नहीं जीते तो दूसरा मैच जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। इंडिपेंडेंट केस है इसलिए गुणा हो गया। फिर चारों बार जीतने की प्रायिकता, तो चारों बार जीतने की प्रायिकता गुणा हो जाएगा।
तो यहाँ कर दिया। फिर आपने 4C1, ये 4 आ गया ड्रॉ होने का 0.05 और ये जीतने का 0.50 प्लस ये 0.50 होल पावर 4। तो 5 5 25, 25 इंटू 25 625, 0.0625 और यहाँ आ गया 4 आ गया ये। अच्छा 5 5 ये भी 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 इंटू ये 25, 125, 125 गुणा 5 625, तो 4 और ये 1 डेसिमल और आ जाएगा 0.00625 मल्टीप्लाई कर दिया 625 यानी कि 0 100 24 25 0.0625 यानी कि ये हो जाएगा फिर 0.0875 ये आंसर आ गया। वो कैलकुलेशन कर लेंगे आप सब। मेन बात ये थी कि कम से कम 7 अंक आने की प्रायिकता, 7 अंक आने की प्रायिकता यानी कि 7 या 8 अंक आने की प्रायिकता। 7 अंक कब आएंगे? जब 4 में से 3 जीत और 1 ड्रॉ होगा। तो अपन ने वही लिया, 4 में से 1 ड्रॉ 4C1 तरीके से चुना, यानी कि कोई भी ड्रॉ हो सकता है और 3 बार जीत होने की प्रायिकता गुणा किया 1 बार ड्रॉ होने की, और 4 में से चारों जीत सबकी वैल्यू थी वो रख दी 0.0875 ये आंसर आ गया। तो आपका आंसर आपका ये सेकेंड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन को 6 बार उछाला गया तो 2 एवं 4 अंक ठीक 3 बार आने की प्रायिकता है। A die is tossed 6 times. The probability of getting 2 and 4 exactly 3 times on the die is 6 में से 3 बार 2 और 3 बार 4 आने की प्रायिकता। अब 6 में से पहले 3 स्थान चुन लेते हैं 6 तरह से। अब 3 स्थान चुन लिए 6 तरह से और 3 बार तो 2 आने की प्रायिकता गुणा कर देते हैं और बाकी 3 बार 4 आने की प्रायिकता को गुणा कर देते हैं। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, तो यही लिख दिया। एक पासे की एक उछाल में 2 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता वो भी 1/6, तो यही रख देते हैं। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो गया 1/6 पावर 3 और इंटू 1/6 पावर 3। तो देखिए 6 ये कैंसिल हो गया। फिर 5 4 जा 20 यानी कि एक बार दोबारा लिख देता हूँ 5 इंटू 4 और नीचे हो गया 6 216 और 6 इंटू 6 इंटू 6 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 से ये हो गया आपका 9। तो कितना हो जाएगा फिर 5/5 एक ही आंसर आ रहा है, तो ये आ गया 5/11664। 5 आ रहा था, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा एक ही 5 आ रहा है। 5 अपने पास ऊपर है ही, तो आ गया 5/11,664। दोबारा से देख लेते हैं। एक घन को 6 बार उछाला गया तो 2 एवं 4 अंक के ठीक 3 बार आने की प्रायिकता। तो पहले तो 3 स्थितियां चुनी आपने, कितने तरह से 6 तरह से। फिर 3 बार 2 आने की प्रायिकता गुणा कर दिया और 3 बार 4 आने की प्रायिकता गुणा कर दिया। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 है, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6। सिंपल कैलकुलेशन कर ली, आंसर सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 100 बल्बों के एक कार्टन में 90 बल्ब सही होने की गारंटी है, तो 8 बल्बों के एक नमूने में कम से कम 1 बल्ब के खराब होने की प्रायिकता है। दोबारा से, देयर आर 90 बल्ब्स आर गुड आउट ऑफ 100 इन ए कार्टन, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बल्ब बी डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 8 बल्ब इज। तो पहले तो अपन ये देखते हैं बल्ब के सही होने की, गुड होने की प्रायिकता, सही बल्ब होने की प्रायिकता। वो क्या कह रखा है 100 बल्बों के कार्टन में 90 के सही होने की गारंटी है, तो 90/100 हो गया। 90/100 यानी कि 9/10 हो गया। देयरफॉर बल्ब के खराब होने की, डिफेक्टिव होने की, खराब होने की
1 माइनस 9/10, या कह सकते हैं डिफेक्टिव होने की, ये 1/10 हो गई। यानी कि सही बल्ब होने की प्रायिकता तो कितनी है 9/10, और खराब होने की, डिफेक्टिव होने की, दोष युक्त होने की प्रायिकता कितनी है 1/10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 बल्बों के एक समूह में कम से कम एक के खराब होने की, तो वही लगा देते हैं प्रायिकता 8 में से कम एक के खराब होने की, एक के दोष युक्त होने की, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता वो आप जानते हैं 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो यहां लिख देंगे 1 माइनस प्रायिकता किसी के भी खराब ना होने की, किसी के भी खराब ना होने की, यानी कि 8 के 8 बल्ब कैसे हो जाएं, सही हो जाएं, और सही हो जाएं तो सही होने की प्रायिकता तो पता है आपको 1 माइनस सभी 8 बल्बों के सही होने की। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 100 बल्बों के कार्टन में 90 बल्ब सही होने की गारंटी है, यानी कि बल्ब के सही होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 90/100 9/10। जब 9/10 सही होने की है तो खराब होने की कितनी हो गई 1 माइनस 9/10, यानी कि 1/10। अब कह रहा है 8 बल्बों का एक ग्रुप है, एक समूह है, तो 8 में से कम एक के खराब होने की प्रायिकता, कम से कम एक के खराब होने की, यानी कि 1 माइनस किसी के भी खराब ना होने की, यानी 1 माइनस किसी के भी खराब ना होने की, यानी कि सबके सही होने की प्रायिकता, तो वो यहां हो जाएगी 1 माइनस सही होने की प्रायिकता 9/10 है, सबके सब सही हैं तो 1 माइनस 9/10 होल पावर 8 हो गई। कौन सा आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बेहद आसान क्वेश्चन, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता आप जानते हैं 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, तो 8 बल्बों के समूह में से कम एक के खराब होने की, 1 माइनस किसी के भी खराब ना होने की, तो 1 माइनस 9/8 होल पावर 10 ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 पत्र अलग अलग व्यक्तियों को लिखे गए और उनके पते लिफाफों पर लिखे गए, बिना पतों को देखे पत्रों के सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता है। दोबारा से, देयर आर 3 letters are to be sent to different persons and addresses on the 3 envelopes are also written. Without looking at the addresses, the probability that the letters go into the right envelope is equal to 3 लेटर और 3 उनके एनवलप, ये लेटर L1, ये L2 और ये L3, तो 3 पत्रों के 3 लिफाफे हैं। पहले का लिफाफा है E1, दूसरे का लिफाफा है E2 और तीसरे का लिफाफा E3। 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखने के तरीके 3 फैक्टोरियल 6 तरह से रख सकते हैं, सही तरीका तो एक ही होगा। तो अपन ने क्या है, इसमें क्या पूछा है, बिना पतों को देखे पत्रों के सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता है। तो पहले तो क्या है, 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखने के तरीके, 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखने के तरीके, 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखना है, यानी कि 3 को 3 में अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से लिफाफों में रखने के तरीके कितने हो गए, ये 3 फैक्टोरियल, तो वो लिख दिया 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 हो गए। और 3 पत्रों में से सभी को सही लिफाफों में रखने के तरीके, सही तरीका तो एक ही है। L1 जैसे आपने एक चाचा को लेटर लिखा, एक बुआ को लिखा, एक मामा को लिखा, तो चाचा का लेटर चाचा के लिफाफे में, बुआ का बुआ के में, मामा का मामा के में, तो सही तरीका तो एक ही है। और सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखने के तरीके एक, सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखने के तरीके वो कितने हो गए, वो एक हो गया, बिल्कुल आसान बात। तो देयरफॉर क्या पूछा है आपसे, दोबारा पढ़ लेते हैं, सभी सही देखे पत्रों के सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता है, प्रायिकता सभी पत्रों के सही लिफाफे में रखे जाने की, क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ गया। तो यही आंसर आ गया, कौन सा, सेकंड आंसर आ गया। 3 लेटर हैं और 3 उनके लिफाफे हैं, तो 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखे जाने की
स्थितियां कितनी है, 3 फैक्टोरियल 6। और सही तरीका कौन सा होगा, एक ही होगा, तो 1/6 हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 पत्र और 3 लिफाफे हैं। 3 अलग अलग व्यक्तियों को लिखे गए पत्र लिखे गए और उनके पते लिफाफों पर लिखे गए। पत्रों को लिफाफों में डालने पर सभी पत्र सही लिफाफों में ना होने की प्रायिकता। वही पहला ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें सभी पत्र सही लिफाफों में न जाएं। द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ऑल द लेटर गो इनटू द करेक्ट एनवेलप इज इक्वल टू, तो उसी तरह से लिख देते हैं प्रायिकता सभी पत्रों के सही लिफाफे में ना जाने की। तो ये तो पहले वाले की पूरा घटना होगा, इसमें लिख देते हैं 1 माइनस सभी पत्रों के सही लिफाफों में जाने की। सभी 3 पत्रों के सही लिफाफों में जाने की, तो वो कितना था, 1/6। तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 आ गया। कौन सा आंसर आ गया, 5/6, चौथा आंसर आ गया। सभी पत्रों के सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता 1/6, तो सभी पत्रों के सही लिफाफों में ना रखे जाने की 1 माइनस 1/6, 5/6। बेहद आसान हो गया। और पढ़ते हैं, 3 पत्र और 3 लिफाफे हैं। 3 पत्र अलग अलग व्यक्तियों को लिखे गए और उनके पते लिफाफों पर लिखे गए हैं। पत्रों को लिफाफों में डालने पर कोई भी पत्र सही लिफाफों में ना होने की प्रायिकता। एक बार और पढ़ लेते हैं। 3 letters are to be sent to different persons and addresses on the 3 envelopes are also written. Without looking at the addresses, the probability that no letter go into the correct envelope is. पहले पूछा था सभी पत्रों के सही लिफाफे में ना जाना और कोई भी पत्र सही लिफाफों में ना जाना, अंतर है। सभी सही में चले गए और सभी सही में नहीं गए। एक सही में चला गया, 2 नहीं गए, यानी सभी नहीं गए। और एक भी नहीं जाए, यानी एक भी लेटर सही लिफाफे में नहीं जाए। अब इसका एक्चुअल सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ये L1, ये L2, ये L3। L1 का लिफाफा E1, L2 का E2, L3 का E3। L1 लेटर E1 में चला जाए, L2 E2 में चला जाए, L3 E3 में चला जाए। ये तो सभी पत्रों के सही लिफाफों में जाने की स्थितियां हैं। और कौन कौन सी पॉसिबल है वो देखें, E1, E3, E2, E2, E3, E1, E2, E1, E3, E3, E1, E2 और E3, E2, E1। जो अपन 6 स्थितियां कह रहे थे कि 6 स्थितियां होंगी, वो 6 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली स्थिति कौन सी है? पहली स्थिति तो है जब सभी पत्र सही लिफाफों में जा रहे हैं, और जब सभी पत्र सही लिफाफों में नहीं जा रहे, वो नीचे वाली 5 हो गई। सभी सही लिफाफों में नहीं जा रहे, यानी कि एक सही लिफाफों में गया और 2 सही लिफाफे में नहीं गए, तो अपन कहेंगे कि सभी सही लिफाफों में नहीं गए। जैसे 40 स्टूडेंट की क्लास है और 40 स्टूडेंट में से 40 के 40 आए, तो अपन कहेंगे सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है। 5 नहीं आए तो अपन कहेंगे सभी स्टूडेंट नहीं आए। लॉकडाउन हो गया, छुट्टी हो गई, क्लासों की छुट्टी हो गई, तो अपन कहेंगे एक भी विद्यार्थी क्लास में नहीं आया। तो अब कह रहा है कि एक भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाए। L1 E1 में नहीं जाए, L2 E2 भी नहीं जाए, L3 E3 भी नहीं जाए। तो वो कौन कौन से केस हैं वो अपन देखते हैं यहाँ पर। अब L1 E2 E3, देखिए एक तो केस ये हो गया, L1 E2 में जा रहा है, L2 E3 में जा रहा है और L3 E1 में जा रहा है। फिर उसके बाद एक ये रहा, L1 लिफाफा E3 में, L2 E1 में और L3 E2 में। इनके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे देखें E2 सही लिफाफे में जा रहा है, यहाँ E3 सही लिफाफे में जा रहा है, यहाँ E1 सही लिफाफे में जा रहा है, और पहले वाले केस में तो सभी जा रहे हैं। तो एक भी लेटर सही लिफाफे में नहीं जाए, इसकी कितनी स्थितियां हो गई? 2 स्थितियां हो गई। प्रायिकता एक भी पत्र सही लिफाफे में ना रखने की प्रायिकता। कितने केस हो गए आपने देख लिए? 2 अनुकूल स्थितियां हो गई और कुल स्थितियां 6 हो गई, तो 1/3 हो गई। तो कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे? 31 का 3 आंसर आ गया। L1
E2 में जा रहा है, L2 E3 में जा रहा है, L3 E1 में जा रहा है। यानी कि जो थर्ड नंबर पे अपने पोजीशन बनाई है उसमें एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं जा रहा। और पांचवें केस में L1 E3 में जा रहा है, L2 E1 में जा रहा है और L3 E2 में जा रहा है। तो दोनों शब्दों में अंतर देखना पड़ेगा अपन को। एक भी लेटर सही लिफाफे में नहीं जा रहा और सभी लेटर सही लिफाफों में नहीं जा रहे, दोनों में अंतर है। सभी सही लिफाफों में नहीं है इसका मतलब कुछ सही में है कुछ नहीं है, और एक भी सही लिफाफे में नहीं है यानी कि एक भी नहीं। ये अपन ने 3 पत्रों के लिए किया है, n पत्रों के लिए भी आ सकता है, वो फिर बाद में देखेंगे। अभी आपका इसका आंसर आ गया 1/3। अब ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन 32, 10 से 99 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक ढंग से चुनी जाती है। संख्या को देखकर एक व्यक्ति उछलेगा यदि अंकों का गुणनफल 12 हो। यदि वह 3 संख्याएं वापसी के साथ चुनता है तो कम से कम एक बार उछलने की प्रायिकता। तो पहले तो अपन ये देखें उछलेगा कब, उछलने की प्रायिकता कब उछलेगा, जब अंकों का गुणनफल 12 होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं पहले। A number is chosen at random from the numbers 10 to 99. By seeing the number, a man will jump if the product of the digit is 12. If he choose 3 numbers with replacement, then the probability that he will jump at least once. कम से कम एक बार उछलने की। तो पहले तो अपन देखते हैं कुल कितने टिकट हैं अपने पास। 10 से लेकर 99 तक के कितनी टिकट हो गई है। 10 से लेके 99 90 टिकट हो गई। पहले 1 से लेके 9 तक हटा दी आपने के 90 टिकटों में से एक टिकट चुनने के तरीके, वो तो कितने हो गए 90 हो गए। एक टिकट चुनने के तरीके या तरीकों की संख्याएं वो बराबर हो गई 90। अब जो अंक चुना गया है, जो संख्या चुनी गई है, उनके अंकों का गुणा 12 होने की स्थितियां। चुनी संख्या के अंकों का गुणा 12 होने की स्थितियां कितनी होंगी वो अपन को चेक करना है यहां। अब अपन देखते हैं, आप 10 से शुरू करते हैं। 1 गुणा 0 12 नहीं हो रहा, 11, 1 गुणा 1 12, 1 गुणा 2 13, 1 गुणा 3 14, 1 गुणा 4 15, 1 गुणा 5 नीचे तक ले गए 19 तक, कभी भी 12 नहीं हो रहा। फिर 20 वाले में देखा, 2 से शुरू हुई उस वाली लाइन में 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। जो 26 संख्या आएगी इसमें 2 गुणा 6 12 आ गया। क्या कह रहा है, जो सिलेक्टेड नंबर है उसके अंकों गुणा 12 होना चाहिए। कब होगा वो वाला देख रहे हैं अपन। तो 2 से शुरू होने वाली संख्याएं, उनमें 26 संख्या ऐसी है कि 2 गुणा 6 12 आ गया। फिर 3 से शुरू होने वाली संख्या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 का 12 आ गया, और नहीं आएगा कोई भी। 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 कभी भी 12 नहीं आ रहा। 3 4 में अंकों को गुणा 3 गुणा 4 12 आ रहा है। इसी तरह 4 से शुरू होने वाली में 4 3, 5 से शुरू होने वाली में 12 नहीं आएगा, 6 से शुरू होने वाले में 6 2, 7 से शुरू होने वाले में 12 नहीं आएगा, 8 से शुरू होने वाले में 12 नहीं आएगा, 9 से शुरू होने वाले में 12 नहीं आएगा। तो कितनी स्थितियां हो गई, 4 स्थितियां हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 10 से लेके 99 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या चुने, दोनों अंकों का गुणा करें तो 12 होने की स्थितियां कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता, इसलिए चुनी संख्या के अंकों का गुणन 12 होने की प्रायिकता कितना आ गया, 4/90 यानी कि 2/45 ये आ गया। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 10 से 99 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक ढंग से चुनी जाती है।
संख्या को देखकर एक व्यक्ति उछलेगा यदि अंकों का गुणनफल 12 है। अंकों का गुणनफल 12 होगा तब उछलेगा। व्यक्ति के उछलने की प्रायिकता क्या है? संख्या को देख के जो संख्या के अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता वो कितना है? 2/45 आपने निकाल ली। यदि वह 3 संख्याएं वापसी के साथ चुनता है तो कम से कम एक बार उछलने की प्रायिकता पूछिए। तो देखिए प्रायिकता संख्या देखकर व्यक्ति के उछलने की, कब उछलेगा? जब संख्याओं के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। संख्या के अंकों का गुणन 12 होने की, और 12 होने की ये आपने निकल लिया, कितना हो गया? दिस इम्प्लाइज उछलने की प्रायिकता। शॉर्ट में लिख दिया है, उछलने की प्रायिकता कितना हो गया? ये 2/45 हो गया। 4/90 2/45। तो देयरफॉर प्रायिकता ना उछलने की, ना उछलने की भी लिख लेते हैं। वो कितना हो गया? 1 - 2/45 बराबर 43/45। अब वो एक एक करके विद रिप्लेसमेंट 3 टिकट निकालता है, 3 बार संख्या चुनता है, तो कम से कम एक बार उछलने की। इसलिए प्रायिकता 3 में से कम एक बार उछलने की, कम से कम एक बार की प्रायिकता निकालना आता है आपको। 3 में से कम एक बार उछलने की, यानी कि 1 - एक बार भी ना उछलने की, ये हो जाएगा 1 - एक बार भी ना उछलने की। और एक बार भी ना उछलने की यानी कि तीनों बार नहीं उछलेगा, और तीनों बार नहीं उछलेगा इंडिपेंडेंट केस है। पहली बार संख्या निकालता है, अंकों गुणनफल 12 आता है या नहीं आता है। दूसरी बार संख्या निकालेगा, अंकों गुणनफल 12 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 1 - पहली बार ना उछलने की 43/45, अगली बार भी ना उछलने की 43/45, और तीसरी बार भी ना उछलने की 43/45। तो क्या आंसर आ गया? 1 - 43/45 होल पावर 3। ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। संख्या देखकर व्यक्ति के उछलने की प्रायिकता, तो संख्या देखकर व्यक्ति कब उछलेगा? जब संख्या के अंकों का गुणनफल 12 होगा। तो 12 होने की वो आपने पहले निकाल लिए, वो 4 केस थे, 4/90 2/45 हो गई। तो ना उछलने की 1 - 2/45 13/45। 3 बार में कम से कम एक बार उछलने की, 1 - एक बार भी ना उछलने की, तो 1 - तीनों बार ना उछलने की प्रायिकता गुणा कर दिया, और आपके पास आ गया 1 - 43/45 होल 3। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? ये चौथा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बराबर संख्या के लड़के और लड़कियों के एक समूह में 20% लड़कियां और 35% लड़के स्नातक हैं। यदि समूह में का एक सदस्य यादृच्छिक ढंग से चुना जाता है तो सदस्य के स्नातक ना होने की प्रायिकता है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 20% girls and 35% boys are graduate. If a member of the group so selected, if the member of group so selected at random, then the probability of this member not be a graduate, यानी कि स्नातक ना होने की प्रायिकता है। स्नातक ना होने की प्रायिकता पूछिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। बराबर संख्या के लड़के और लड़कियों के एक समूह में 20% लड़कियां और 35% लड़के ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं। अपन मान लेते हैं, ये तो समूह ले लेते हैं अपन। समूह यानी कि ग्रुप ले लिया आपने, ये समूह हो गया ग्रुप। ग्रुप में कितने हैं वो देखते हैं अपन। ये लड़के हो गए बॉयज, और ये लड़कियां हो गई गर्ल्स। सपोज ये, अच्छा इसमें वो और देखने हैं आपको, ग्रेजुएट, स्नातक और नॉन ग्रेजुएट।
स्नातक कितने हैं वो देखना है और नॉन ग्रेजुएट कितने। 20% लड़कियां स्नातक हैं और 35% लड़के स्नातक हैं। तो 20% जो लड़कियां स्नातक हैं तो 80% नॉन ग्रेजुएट हो जाएंगे और इसमें ये 65% हो जाएंगे। और समूह में बच्चे कितने, ये टोटल ग्रुप इसमें 100 है। कुल समूह में आपने क्या किया, आपने लड़के हैं और लड़कियां हैं, 100 लड़के मान लिए, 100 लड़कियां मान लिया। लड़कों में से 35 ग्रेजुएट हैं, लड़कियों में से 20 ग्रेजुएट हैं और ये हो गए। अब यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ आपके चलो समूह में मैं लिखता हूँ, ये जी वाला थोड़ा पीछे कर देता हूँ। यहाँ समूह में कितने हो गए, 200 बच्चे हो गए। 200 बच्चों में से ग्रेजुएट कितने हो गए, फिर 55 हो गए और नॉन ग्रेजुएट कितने हो गए, 55 में से यानी कि 145 हो गए। तो ये तो अपने पास ग्रेजुएट वाला ग्रुप आ गया और ये नॉन ग्रेजुएट वाला ग्रुप आ गया। आपसे पूछा है कि ये नॉन ग्रेजुएट, दोबारा से देखें, 100 लड़के और 100 लड़कियों का एक ग्रुप है। 100 लड़के हैं और 100 लड़कियां, तो ग्रुप में कुल कितने हो गए बच्चे, 200। 200 स्टूडेंट हो गए, इसमें से 55 ग्रेजुएट और 145 नॉन ग्रेजुएट। तो बेहद आसान हो गया। प्रायिकता, सुने विद्यार्थी के स्नातक न होने की, ग्रेजुएट न होने की प्रायिकता। तो आपने देखा टोटल कितने, 200 और ग्रेजुएट कितने, 145। तो 145 ओपन आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, आपको कितना हो जाएगा, ये 29/40। ये आंसर आ गया 29/40। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। थोड़ा भाषा बड़ी हो गई, बड़ी भी नहीं हुई लेकिन वो थोड़ा पढ़ने में ऐसा लगा। बराबर संख्या के लड़के और लड़कियों के एक समूह में 20% लड़कियों और 35% लड़के स्नातक हैं। तो आपने जैसा जैसा कहा था वैसे लिख दिया। ग्रुप में तो कितने बच्चे हो गए, 200। लड़के कितने हो गए, 100। लड़कियां कितनी हो गई, 100। लड़कियों में से 20% है तो 100 में से 20 स्नातक हो गई, लड़के 35 स्नातक हो गए और ग्रुप में कुल 55 स्नातक हो गए। और जब 20 लड़कियां ग्रेजुएट हैं तो 80 नॉन ग्रेजुएट हो गई, 80 गैर स्नातक हो गई। इसी तरह 35 इसमें ग्रेजुएट है तो 65 नॉन ग्रेजुएट हो गए। तो नॉन ग्रेजुएट कुल कितने हो गए, 145। तो अपने पास कुल 200। तो चुने व्यक्ति के ग्रेजुएट ना होने की 145/200 29/40 आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिक्का निश्चित बार उछाला गया, यदि 7 हेड्स के आने की प्रायिकता 9 हेड्स के आने की प्रायिकता के बराबर हो तो 2 हेड्स के आने की प्रायिकता बताइए। अगेन, a coin is tossed fixed number of times. If the probability of getting 7 heads is equal to the probability of getting 9 heads, 7 हेड आने की प्रायिकता और 9 हेड आने की प्रायिकता समान है, then the probability of getting 2 heads is, 2 हेड आने की प्रायिकता पूछिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। एक सिक्का निश्चित बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया ये पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं सिक्का 9 बार, n बार उछाला गया। तो n बार में से 7 हेड आने की प्रायिकता और 9 हेड आने की प्रायिकता बराबर है। ये आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये 1/2 होती है एक उछाल में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार यानी कि हेड ना आने की, टेल आने की, ये भी 1/2 होती है। तो मान लेते हैं, माना सिक्का n बार उछाला गया है, सिक्का n बार उछाला गया है। अब दिया क्या है आपको, दिया है गिवन दैट, क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हेड। कितने बार उछाला है पता नहीं है, आपने मान लिया वो n बार उछाला है, n बार उछाला मान लिया। और आपको दे रखा है कि 7 हेड आने की प्रायिकता और 9 हेड आने की प्रायिकता बराबर है। तो 7 हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 7 हेड आने की आप लिख सकते हैं NC7, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये 7 बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार ये आपका n-7 बार बराबर 9 हेड आने की प्रायिकता NC9, हेड आने की प्रायिकता गुणा करेंगे आप 9 बार और हेड ना आने की प्रायिकता गुणा करेंगे आप n-9 बार।
अब ये आप जानते हैं हेड आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो आ गया NC7, ये 1/2 पावर 7 और ये 1/2 पावर n-7, इधर हो गया NC9 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर n-9, तो दोनों तरफ 1/2 पावर n हो गया, वो तो कैंसिल हो गया। फाइनली आ गया NC7 बराबर NC9 और ये कम्बिनेशन के फॉर्मूले से आ गया फिर n बराबर 7 + 9 यानी कि n बराबर 16 आ गया। यानी कि ये पता पड़ गया है कि सिक्का कितनी बार उछाला गया है, 16 बार उछाला गया है। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को निश्चित बार उछाला गया है, 7 हेड आने की प्रायिकता 9 हेड आने की प्रायिकता के बराबर हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आपने क्या निकाल लिया, n बराबर 16 निकाल लिया। अब वो कह रहा है तो 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अब n बराबर 16 आ गया, तो अब यहां लिख देते हैं। अब प्रायिकता 16 में से 2 हेड आने की, तो कितना होगा, पहले 16 में से 2 स्थान चुनने पड़ेंगे, 2 बार हेड आएगा, 2 बार हेड आएगा तो 16 बार हेड, वो 14 बार हेड नहीं आएगा, तो ये हो गया 16C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड 14 टाइम्स। 16C2 को लिख दिया आपने, कितना आ जाएगा, 16 गुणा 15 बटे 1 गुणा 2, ये 1/2 पे पावर 2 और ये 1/2 पे पावर 14, तो कितना हो गया, ये 15 इंटू 2 टू दी पावर 3, 16/2 8 हो गया, 8 को 2 टू दी पावर 3 लिख दिया और नीचे कितना है 2 टू दी पावर 16, दिस इक्वल टू आ गया 15/2 टू दी पावर 13। यानी ये 16 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता 15/2 टू दी पावर 13 है। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया 3rd। बेहद आसान क्वेश्चन रहा। पहले आपको दे रखा था निश्चित संख्या में निश्चित बार सिक्के को उछाला गया है, तो निश्चित बार को आपने n बार मान लिया, n बार फिर दे रखा है कि 7 हेड आने की प्रायिकता और 9 हेड आने की प्रायिकता बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया, n का मान आ गया 16। फिर आपसे पूछा कि 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 16 में से 2 हेड आने की प्रायिकता आपने कैलकुलेट की और वो कितना आ गया आपके पास 15/2 टू दी पावर 13, तो ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.8। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी बी बराबर कितना है। अगेन let A and B be 2 events such that probability of happening of A 0.3 and probability of A union B 0.8. If A and B are independent events then probability of B, ये पूछा है, A और B independent event दे रखी है, तब आपको probability of B पूछा है। तो देखें, since probability of A union B दे रखा है आपको 0.8, इसको लिख दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर दे दिया आपको 0.8। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसको तो पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज पी ए प्लस पी बी माइनस इसको लिख दिया पी ए इंटू पी बी, ये बराबर 0.8 आ गया। पी ए आपको दे रखा है 0.3 है, तो पी ए की वैल्यू रख देते हैं इसमें, दिस इंप्लाइज 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.8। अब 0.3 उस साइड ले गए और ये कितना हो गया, पी बी माइनस 0.3 बी, ये हो गया 0.7 बी, 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और राइट साइड में हो गया 0.5, तो आसान हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हो गया 5/7। कौन सा आंसर आ गया 5/7, फर्स्ट आंसर आ गया। दोबारा देख लेते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा था, साथ साथ दे रखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप जानते हैं 0.8 है, दे रखा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए और बी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया। अब आपने पी ए की वैल्यू रख दी 0.3, पी बी अकेला रह गया, सॉल्व कर लिया, 5/7 आ गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो प्रायिकता में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अभी तो कम क्वेश्चंस हुए हैं अभी, लेकिन और ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो फिर स्टूडेंट की शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।